टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के आपको बेहतरीन तरीके बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस बार हम होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ में। और मुकेश जी ने आप दर्शकों के लिए बहुत सारे खास रिसर्च करके आए हैं जो हमारे टैक्स पेयर्स को टैक्स बचाने में काफ़ी मददगार होने वाले हैं। आइए आपको बता दूं कि इस बार शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करने के साथ साथ करते हैं ट्रेडिंग, तो कैसे सुलझाएं टैक्स की उलझन। न सिर्फ पर्यावरण बल्कि आपका टैक्स भी बचा सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, आखिर कैसे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेटे को गिफ्ट करने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन है जरूरी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा जो कई दर्शक हमसे पूछते रहते हैं वो है आपको शेयर बाजार से जुड़ा हुआ। आप में से कई लोग ऐसे होंगे और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ती होगी जो शेयर बाजार में निवेश करने के साथ साथ एक्टिव ट्रेडिंग भी करते हैं या ट्रेडिंग भी करते हैं। तो क्या इन दोनों के लिए, चूंकि टैक्स की देनदारी अलग होती है इन्वेस्टमेंट पे और ट्रेडिंग पे, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा पेच होता है जब टैक्स की देनदारी कैलकुलेट करना होता है। तो आखिर इन दोनों के लिए क्या कुछ तरकीब अपनानी चाहिए ताकि ये पेच सुलझ सके और आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला सवाल मुकेश जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं और साथ साथ इन्वेस्टर भी हैं, तो क्या दोनों के लिए एक साथ एक समान स्टेटस बनाए रखना या फिर क्या ड्यूअल स्टेटस बनाए रखना संभव है क्या, कि वो ट्रेडर का भी स्टेटस बना के रखें और इन्वेस्टर का भी? लक्ष्मण जी, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि ड्यूअल स्टेटस मेंटेन हो सकता है या नहीं। तो उसका जवाब है हाँ। कोई भी मार्केट में जो एक्टिव है टैक्स पेयर, वो अगर चाहे तो अपना ट्रेडर का भी स्टेटस रख सकता है और इन्वेस्टर का भी रख सकता है। और कई केसेस में ये ड्यूअल स्टेटस रखना काफ़ी लाभदायी भी पुरवार हो सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जैसे आपने बताया कि दोनों की जो टैक्सेबिलिटी है वो बहुत अलग है। अगर आप ट्रेडर है तो आपको सीधा 30% तक का टैक्स लग सकता है। बिल्कुल। अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको 10% लॉन्ग टर्म और 15% शॉर्ट टर्म का टैक्स लगता है। पर कई बार क्या होता है, आपके वॉल्यूम या फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं, आप इन्वेस्टर नहीं ट्रेडर हो। तो इस केस में बहुत झंझट हुआ करती थी, काफ़ी डिस्प्यूट्स हुआ करते थे। इसलिए 2007 में CBDT ने एक बहुत उपयोगी एक इंस्ट्रक्शन सर्कुलर जारी किया, सर्कुलर नंबर 4 ऑफ 2007। और उसमें ये बताया कि अगर टैक्स पेयर चाहता है तो वो ड्यूअल स्टेटस रख सकता है, ट्रेडर और इन्वेस्टर। और उस केस में उसके स्टेटस के हिसाब से वो जो दिखाता है उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अब इसमें एक सवाल मेरा ये उठता है कि मान लिया जाए कोई एक इन्वेस्टर है और ट्रेडिंग भी करता है, वो सिर्फ एक ही स्टेटस रखना चाहता हो, तो उसके लिए क्या बेहतर है, कि ऐसा संभव ही नहीं है? मैंने जैसे आपको बताया कि टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो ये समझ लें हम कि इन्वेस्टर का जो फायदा, जैसे मैंने आपको बताया, कंसेशनल टैक्स रेट्स जो आप रखते हैं उसका है। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना एक अलग डीमैट अकाउंट रखें इन्वेस्टर के लिए, और उसमें केवल इन्वेस्टमेंट की जो आपकी स्क्रिप्ट्स है उसको आप उसमें संभाला कीजिए। उसमें आप जो भी करेंगे, मेरे ख्याल से आपको कोई भी दिक्कत के बिना आप कैपिटल गेन्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ट्रेडर का स्टेटस लेने के दो फायदे हैं। एक तो आप जब ट्रेडर का स्टेटस लेते हैं तो यू कैन बुक एक्सपेंसेस, जो आपको कैपिटल गेन्स में आप जानते हैं कि ये कोई खर्च जो है एक्सेप्ट फॉर ब्रोकरेज आपको मिलता नहीं है। अब 44 AD के तहत अगर आपका जो टर्नओवर है वो ये पूरा 2 करोड़ की मर्यादा में है, तो आप क्या फ़ायदा ले सकते हैं कि आप अगर 6% के हिसाब से इन केस ऑफ चेक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, अदरवाइज 8% इन केस ऑफ कैश, उतने तक का या ज़्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं,
तो बाकी खर्च आप ले सकते हैं, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट जरूरी नहीं है, ऑडिट जरूरी नहीं है। बहुत अच्छा कि आपने समझा दिया, चूंकि कई सारे लोगों के लिए एक कन्फ्यूज़न होता है और कन्फ्यूज़न के साथ ही टैक्स का कैलकुलेशन करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो दोनों स्टेटस मेंटेन रह सकते हैं। और जिस सेक्शन का इन्होंने जिक्र किया 44AD मुकेश जी, 44AD जी 44AD, और इसके लिए आप एक अलग डीमैट अकाउंट भी रखिए बिजनेस का और इन्वेस्टर के स्टेटस का, तो आपके लिए इट विल बी अ परफेक्ट विन विन सिचुएशन। बिल्कुल, तो इसका आप जरूर ख्याल रखिएगा और आपके सहूलियत के लिए काफ़ी अच्छा होगा। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं अहमदाबाद से, बीनल टांक जी। मैं आपका नाम सही उच्चारण स्पेल कर रहा हूँ? जी सर, बिल्कुल सही उच्चारण कर रहे हैं। हाँ, बताएं क्या सवाल आपके पास। नमस्कार सर, मैंने टैक्स गुरु में जो अपना हाउस प्रॉपर्टी और शेयर इन्वेस्टमेंट का जो आपने जो बताया था कि इंटरेस्ट और उस पे टैक्स डिडक्शन के जो फायदे हैं उसके बारे में कैसे मिल सकता है, उसका आपने पूरा बताया था। तो अगर मैंने उसमें जो डिडक्शन है उसका पूरा फायदा नहीं उठाया है तो उसके लिए मुझे और कोई टैक्स बेनिफिट मिल सकता है क्या? लगता है बहुत ही रेगुलर दर्शक है हमारे टैक्स गुरु की, पिछले एपिसोड में जी, जो जी, बताया सर। तो भी आपको पता है। मुकेश जी। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये एक बहुत ही अहम और रसप्रद पहलू इन्होंने रखा है। आपको ध्यान है, हमारे दर्शकों को हमारे अगले शो में हमने जो डिस्कस किया था हाउस प्रॉपर्टी में, अदर सोर्सेज में जो नियम के आधार से आपने जब कोई लोन ली है तो उस पर जो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलता है सेक्शन 24 में, या तो अंडर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इनकम्स दैट यू आर शोइंग, पर ये कैपिटल गेन्स के दायरे में एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये इमर्ज होता है। जैसे बिनल जी ने बताया, मान लीजिए कि वो अपने इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पर 4-5 लाख रुपए का ब्याज चुकाती है, तो इनकम टैक्स में तो केवल 2 लाख का ब्याज मिलता है। अगर आप शेयर्स के बारे में बात करते हैं तो हमने देखा था कि वो डिविडेंड का जो केवल 20% है उतना ही आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। अब इस केस में जितना इंटरेस्ट का डिडक्शन आपने नहीं लिया है वो इंटरेस्ट के कंपोनेंट को आप लक्ष्मण जी, जो आपकी कॉस्ट है एसेट की, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ जोड़ के, जैसे उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप गिने और उसमें इंडेक्सेशन का फायदा लेके कैपिटल गेन्स, जब आपका लैंड है या हाउस प्रॉपर्टी है या शेयर्स है बेचते हैं, तो उस समय पे दिस अनयूज्ड कंपोनेंट और नॉन डिडक्टेड कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट का फायदा इंडेक्सेशन के साथ लेके आपकी कैपिटल गेन्स की जवाबदारी कम कर सकते हैं, प्लानिंग हो सकता है। चलिए, हमारे शो को ऐसे ही देखते रहिए और आपके हर उलझनों को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। और बाकी दर्शकों को बता दूं, उनके पास कोई भी सवाल हो तो हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। अगला सवाल लेते हैं दिल्ली से, जो कि संदीप जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जैसे जो मेरी मदर का जो सीनियर सिटीजन है उनका मैंने टैक्स भरा, तो जब फॉर्म भरते वक्त जो ऑनलाइन आता है कि 11,210 टैक्स देना है आपको, तो वो मैंने दे दिया, तो अब मैं निश्चिंत हो गया। लेकिन जब इंटीमेशन आया, जब आप वो इंटीमेशन बोलते हैं ना, जो आपने गुजारिश करी थी सरकार से, उसके जैसे नोटिस तो नहीं बोलते, आप उसको इंटीमेशन बोलते हैं, तो इंटीमेशन आया कि 143(1) का कि आपका सब कुछ ठीक है, प्रोसेस हो गया है। लेकिन उसमें मैं जब डीपली देख रहा हूँ तो वो बोलता है कि जो टैक्स बनता है वो 11,249 बनता है, तो दिया 11,210, बट बना ज्यादा, मतलब 39 एक्स्ट्रा मुझे देना चाहिए मेरी मदर को, बट उसमें वो ना मांग रहे हैं, क्या कहते हैं, डिमांड या ना कुछ, और रिटर्न भी प्रोसेस कर दिया। अब मुझे डर है अगले साल वो फिर कुछ दिक्कत ना करे या कोई नोटिस ना आए, ऐसा कुछ ना हो। बिल्कुल, तो मतलब क्या कर सकते हैं मुकेश जी? मुझे लगता है कि रकम छोटी है, इस वजह से इनकम टैक्स विभाग भी ज्यादा चिंता नहीं कर रहा है। आप हमारे टैक्स गुरु के रेगुलर दर्शक हैं, मैं कहूंगा सबसे पहले तो डरिए मत, और आपकी ये समस्या का सीधा समाधान और जवाब ये है कि 2012 से लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक इंटरनल इंस्ट्रक्शंस जारी की है, जिसके आधार से, क्योंकि उस समय पे क्या होता था, मान लीजिए 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये का किसी का डिमांड है,
तो अननेसेसरीली उतने छोटे अमाउंट के लिए कितना पेपर वर्क करना पड़ता था। तो अब डिपार्टमेंट की प्रैक्टिस ये है कि अगर आपकी डिमांड 100 रुपये के अंदर है तो वो डिमांड को वो आपसे पेमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिमांड को उन्होंने राइट ऑफ कर दिया, उन्होंने इतना प्रावधान किया है कि 100 रुपये से कम वाली डिमांड को उसको डिमांड नहीं किया जाए, लेकिन आपका भविष्य में कोई रिफंड बनता है तो उसके सामने उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये आपका 39 रुपीज़ आपको भरना नहीं है। जब कभी भी 1, 2, 3 साल में जब कभी भी आपका रिफंड आएगा उसके सामने एडजस्ट होगा। यू हैव नथिंग टू वरी। बिल्कुल आप चिंता नहीं करिए, और अच्छा है कि आप 39 रुपये की भी चिंता कर रहे थे, क्योंकि रकम तो भले ही छोटी हो लेकिन कई बार कानून की पेचीदगियों में पड़ने पे ये रकम भी भारी पड़ सकती है। लेकिन जैसा कि मुकेश जी ने कहा, बिल्कुल चिंता ना करें, अगली बार इसका ख्याल रखिएगा। हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि कारोबारी साल 2022 में करीब 4.5 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बिकी थी, जो कि पिछले साल के उससे 1 साल पहले के मुकाबले 3 गुने ज़्यादा थी। हालांकि आप ये चौंकिएगा नहीं कि टैक्स गुरु में लक्ष्मण ये ऑटो की बातें क्यों करने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रति लोगों का आकर्षण काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो और मुझे जहाँ तक कि याद है कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी ना सिर्फ पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि टैक्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके हमारे दर्शकों के लिए। परफेक्ट लक्ष्मण जी, मैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बड़ा हिमायती हूँ और मैं ये कहूँगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहन देने के लिए इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों कानूनों में बहुत ही अट्रैक्टिव टैक्स इंसेंटिव्स रखे गए हैं। अब आम तौर से हम जानते हैं कि आप कोई भी व्हीकल खरीदते हो तो अगर आपने लोन पे लिया है तो उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन किसको मिल सकता है? अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन करता है तो। पर मान लीजिए आप सैलरीड है या इन्वेस्टर है, आपकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है और आपने लोन पे ये कोई गाड़ी खरीदी, चाहे फ्यूल वाली या इलेक्ट्रिक, तो वो गाड़ी का जो अब तक का प्रोविज़न था उसमें आपको इंटरेस्ट का कोई डिडक्शन नहीं मिलता था, बिकॉज इट वाज नॉट बिजनेस और प्रोफेशन। अब आपको जान के ये खुशी होगी कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, भले आप सैलरीड पर्सन हो या इन्वेस्टर भी हो, तो सेक्शन 80 EEB करके एक विशेष प्रावधान है। हालांकि उसमें अभी का प्रावधान ये है कि 31 मार्च 2023 तक अगर आप कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, मान लीजिए 20 लाख रुपए की गाड़ी आपने लोन पे खरीदी और 7.5% के हिसाब से आप 1.5 लाख रुपए का ब्याज चुकाते हैं, तो ये पूरा 1.5 लाख का ब्याज आपको अपनी टोटल इनकम की कैलकुलेशन में डिडक्शन मिलेगा। 30% के ब्रैकेट में है तो 45,000 प्लस का तो सीधा आपका इनकम टैक्स बच जाएगा। इससे ज़्यादा फायदा तो आपको जीएसटी में होगा, क्योंकि जीएसटी में आम तौर से 18 से 28% तक 18 to 28% का काफ़ी हाई जीएसटी का रेट है। लग्जरी कार्स में तो एक 15% का सेस भी है, इसलिए 43% तक जा सकती है आपकी इनडायरेक्ट टैक्स की लायबिलिटी। तो जीएसटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए केवल 5% का जीएसटी, माना गाड़ी भी आपको सस्ती मिली और उस पर लोन पर लिया तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल गया, आपको टैक्स की बचत ही बचत, और जैसे आपने कहा एनवायरनमेंट फ्रेंडली और टैक्स फ्रेंडली। बहुत अच्छा कि आपने पर्यावरण के लिए भी जरूरी तो है ही, टैक्स के लिहाज से भी काफ़ी अहम जानकारी आपने दी। अब फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। दिल्ली से आरके अग्रवाल साहब हैं जो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब नमस्कार। सर, इफ आई गिफ्ट a agricultural property to my son, is it necessary to get it registered to transfer my rights on the property to my son? मतलब आप अपने बेटे को गिफ्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, तो आप ये जानना चाहते हैं क्या इसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, ऐसा? ट्रांसफर अपने राइट्स ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर्टी के उसको ट्रांसफर करने के लिए क्या रजिस्टर कराना जरूरी है, या सिंपल गिफ्ट डीड भी से वही काम करेगी जो ठीक है ट्रांसफर हो जाएगी प्रॉपर्टी? ठीक है मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे उनको?
लक्ष्मण जी, इसमें इनकम टैक्स से ज़्यादा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो प्रोविज़न है कानून में वो बहुत ही अहम है, ये ख्याल में रखना चाहिए अग्रवाल जी को। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जिसमें केवल सेल नहीं, एक्सचेंज नहीं, गिफ्ट का भी समावेश हो जाता है, उसको वैलिड या मान्य रखने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी, मैंडेटरी है। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता आपकी ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं है। तो आपको, अगर आपके सन को अगर गिफ्ट है, वो वैलिड गिफ्ट के तहत आप उसको एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन, और उस पर रजिस्ट्रेशन होता है तो स्टैम्प ड्यूटी तो भरना अनिवार्य है। ये आपके लिए मैंडेटरी है। ये मुकेश जी, मुकेश जी, ये टैक्स के लिहाज से भी जरूरी है? टैक्स की देनदारी के लिए भी जरूरी है ये? हाँ बिल्कुल। यू सी, देखिए टैक्स का कानून जो है, ट्रांसफर जो है, इट कैनॉट बी डिहोर्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। हालांकि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है। माना आप किसी को कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, शेयर्स है, पैसे हैं, कोई डिपॉजिट है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह देते हैं, वो आप एक केवल बाय वर्ड ऑफ माउथ या एक सिंपल लेटर से दे सकते हैं, उस पर ड्यूटी। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। चलिए अब फिर लेते हैं अगला सवाल। अहमदाबाद से अर्चना पटेल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अर्चना जी नमस्कार। नमस्ते। हाँ बताएं सर। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। मेरी 1 लाख की पेंशन और 7 लाख की एफडी इंटरेस्ट की इनकम है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000, सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख, 80D के तहत 50,000 तथा 80TTB के तहत 50,000 का डिडक्शन का बेनिफिट मैं क्लेम कर सकती हूँ अंडर सेक्शन। इसके बाद मेरी टैक्सेबल इनकम 5 लाख होगी। अंडर सेक्शन 87A के रिबेट का बेनिफिट गिनते हुए मुझे 0 टैक्स का फायदा मिल सकता है। लेकिन मेरी बैंक फॉर्म 15H लेने से मना कर रही है क्योंकि बेसिक इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 से ज्यादा हो रही है। इस बारे में मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो टैक्स गुरु के कार्यक्रम में बहनें भी इतनी बारीकी से, मुझे तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। बहनें एक सेक्शन कोड करते हुए 8 लाख रुपए तक की सीनियर सिटीजन की उनकी आय है, उस पर 0 टैक्स का प्लान कर लिया है। बिल्कुल सही है। अब सवाल ये है, कैन द बैंक रिफ्यूज 15H? अब उनका राइट है कि सीनियर सिटीजन के हिसाब से अब 15G और 15H में कई बार बैंक्स कंफ्यूजन करती है। 15G जो नॉन सीनियर सिटीजन के लिए नियम है, उसमें ये है कि 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आपकी कोई डिपॉजिट की इनकम है आप नहीं दे सकते हैं और उस पर कटना ही कटना है टैक्स को। लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में 2019 में ये बोर्ड ने आयकर नियम में सुधार करके 15H में क्लियर प्रावधान किया है कि अगर सीनियर सिटीजन को 87A का रिबेट का फायदा लेते हुए अगर उसको टैक्स पेएबल इज 0 तो उसके केस में 15H फाइल किया जा सकता है और बैंक को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर बैंक एक्सेप्ट नहीं करती है तो आजकल जो आरबीआई का ओम्बड्समैन की हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट्स, यू कैन इजीली अप्रोच द ओम्बड्समैन एंड मेक अ कंप्लेंट। चलिए अर्चना जी, आप ऐसे ही हमारे टैक्स गुरु को देखते रहिए। कोई भी उलझन हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। मुकेश पटेल साहब जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, ये महीना बड़ा ही खास है। ये सिर्फ टैक्स पेयर्स के लिए नहीं बल्कि जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, टैक्स प्रोफेशनल हैं, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण, और 30 सितंबर की तारीख काफ़ी अहम है। तो थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन कर सकें, 30 सितंबर तक कौन कौन से काम निपटा लेने हैं? बिल्कुल लक्ष्मण जी, 30th September इज यू कैन से अ नाइटमेयर फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स, क्योंकि 31 अक्टूबर के जो भी ऑडिट के आधार से आपको रिटर्न्स भरने हैं
रिटर्न भरने की अवधि 31 अक्टूबर है, लेकिन उस सब केसेस में आपके ऑडिटेड अकाउंट्स को अपलोड करने के लिए और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स, चैरिटेबल ट्रस्ट और केसेस में जितने जितने भी ऑडिट की कार्यवाही है उसके सब के रिपोर्ट्स फॉर्म 10B वगैरह आपको 30 सितंबर के पहले अपलोड करने हैं, और नहीं करेंगे तो उसका काफ़ी बड़ा जुर्माना हो सकता है। ट्रस्टों के लिए तो वो अपना एग्जम्पशन भी गंवा सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल चूक ना हो, ये हमारी टैक्स गुरु की सीख होनी चाहिए। बिल्कुल, तो 30 सितंबर का बिल्कुल ख्याल रखिए और जल्दी से सारे काम निपटा लीजिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, अब अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।